नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश के थे? पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र, तुर्की। तो मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यानी यूनान देश के निवासी थे जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। मेगास्थनीज की सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो सबसे बड़ा लेख 13वां था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां अभिलेख सबसे बड़ा था। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों 13वां यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय में सीढ़ी गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो ये दोस्तों हुई थी हुमायूं की। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खां था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील नियुक्त किया था। उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ये भारत के गवर्नर जनरल थे 1899 से 1905 के कार्यकाल में 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा किन्हीं स्रोतों में 19 जुलाई, किन्हीं में 20 जुलाई 1905 को की गई है तथा 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, राधाकृष्णन अयंगर, वीपी चेरियन। तो ये दोस्तों थे पहले लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे जो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक पद पर रहे। वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्य में एम अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो MIN अयंगर थे जो 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक पद पर आसीन रहे।
तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? ऑप्शन आपके डॉक्टर GS ढिल्लन, बी ऑप्शन में है श्रीमती मीरा कुमार, सी ऑप्शन में है डॉक्टर बलराज जाखड़ और डी ऑप्शन में है श्री हुकुम सिंह। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक डॉक्टर बलराज जाखड़ का रहा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराज जाखड़ का था। वे 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन बने रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की। 16वीं लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन थीं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्य निवृत्त हो जाते हैं? ये दोस्तों गणित थोड़ा अलग से गलत टाइप हो गया है। ऑप्शन है 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है 1/3। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में 238 निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी ऑप्शन में भारत का महान्यायवादी, सी ऑप्शन में विपक्ष का नेता और डी ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। यह लगभग द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार यानी सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपू लेक, शिप्की ला, नीति दर्रा, मुलिंग ला। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है सिप्की ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि लिपू लेक, नीति दर्रा एवं मुलिंग ला पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित हैं। तो शिप्की ला दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट, मुकुट पर्वत। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा लगभग 8,598 मीटर, नंदा देवी लगभग 7,816 मीटर व कॉमेट 7,756 मीटर की है। और मुकुट पर्वत की बात करें तो ये 7,242 मीटर है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी और डी ऑप्शन में मोजावे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सहारा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, जो उत्तरी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
आंशिक रूप या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों नाइजीरिया, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरस्को तक है। नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, देश बंधु किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, भगत सिंह। तो देश बंधु कहा जाता है देश बंधु चित्तरंजन दास को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीन बंधु CF एंड्रूज को एवं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री शेड का निर्माण, ज़मीन की खरीद, सी ऑप्शन में है एक प्रिंटर की मरम्मत और डी ऑप्शन में है नई मशीन की स्थापना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत। दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, ऋणों का भुगतान पर किए गए व्यय आदि। और जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। इससे सरकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें ऑप्शन है आपके मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंदी और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना तथा उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्तीय व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान है में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। कुशीनगर, संकीसा, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़। तो रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह लगभग 60 फीट ऊंचा एक दरवाज़ा है जिसे नवाब आसफ़ उल दौला 1784 से 1786 ईस्वी ने बनवाया था। अवध वास्तुकार के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग के आज़ादी पार्क, यहाँ पर दोस्तों जंग ए आज़ादी होगा, यहाँ के लिख गया है, के नाम से का नाम दिया गया कहाँ स्थित है? झांसी, मेरठ, अमृतसर, इलाहाबाद। का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? माउस, स्कैनर, मुद्रक, मदरबोर्ड। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मदरबोर्ड।
तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति घटाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति और साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन में हाइप्रोपिया, सी ऑप्शन में है मायोपिया और डी स्टिग्मैटिम्स। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मायोपिया। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकस न होकर दृष्टिपटल के आगे ही फोकस हो जाता है, इसलिए रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता को बढ़ाना होता है। इससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है या नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारे पेट या आमाशय में स्रावित प्रमुख पाचक रस को जठर रस कहते हैं। इसे मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है। जठर रस की उच्च अम्लता इसमें उपस्थित HCl के कारण होती है। तो इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द व्हील, RRR और डी ऑप्शन में है द एलिफेंट विस्पर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है RRR यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।